और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि साईं को लेकर जो विवाद है वो नया नहीं है, पहले भी ऐसी मांगे उठती रही हैं और अब जिस तरीके से मंदिरों में से मूर्तियां हटाई जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है, क्या लग रहा है ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, साईं को लेकर पूरा विवाद जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती, इससे पहले जो थे उनके साथ ही शुरू हुआ था। उन्होंने साईं को लेकर 2018 में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। साईं के अस्तित्व को लेकर सुरभि जो साईं हैं उनको लेकर जो चालीसा, उनको लेकर जो पाठ किए जाते हैं। सनातन परंपरा में इस तरीके के जो प्रेत पूजा, एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, इसकी अनुमति नहीं है। और ऐसे में मंदिरों में इनको जगह देना, खास तौर पर शिव जी के समतुल्य रखकर पूजा करना, इन विषयों को लेकर 2018 से ही काफी सारा आंदोलन उन्होंने छेड़ रखा था। इसके जवाब में मध्य प्रदेश और अलग अलग हिस्सों में कई सारे विवाद भी देखने को मिले थे। लेकिन अब ये नई बात जो शुरू हुई है, उनके शिष्य जो कि अब शंकराचार्य बन चुके हैं, उन्होंने भी इस बारे में सवाल खड़ा किया है। सनातन परंपरा के तमाम जो वाराणसी के मंदिर हैं उनमें ये जो साईं भगवान की जो पूजा पाठ, ये जो तमाम चीजें होती हैं, उनकी खिलाफत करी है। और श्रद्धालु, इसके अलावा जो धार्मिक संगठन है वो अब आगे आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है। किसी की श्रद्धा है तो अपने घरों में पूजा करे, अपने घरों में स्थान दे, लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर हैं, जो पूजा पाठ के स्थल हैं, उन जगहों से इस मंदिर को, इस मूर्ति को हटाने की शुरुआत, एक बड़ा आंदोलन वाराणसी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जहां मतदान चल रहा है। आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। 40 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और अब बताया जा रहा है कि 56% वोटिंग अब हो चुकी है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, पहले चरण का मतदान 18 को हुआ, फिर दूसरे चरण का मतदान 25 और आज तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। इससे पहले बड़ा अपडेट, दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 3 बजे तक का अपडेट मिल रहा है कि करीब 56% मतदान हो चुका है। तो नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। घाटी के रण की बात करें तो 3 चरण में मतदान, आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। 3 बजे तक 56% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे सहयोगी मीनाक्षी लगातार हमें अपडेट दे रही है, बारामूला से मौजूद है। मीनाक्षी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं? आखिरी चरण है। बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण है और ऐसे में लोग उत्सुकता के साथ बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर मतदान भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे और 8 बजे जो कतारें देखने को मिली थी, अब वो शाम 5 बजे से फिर से एक बार देखने को मिल जाएगी। आखिरी चरण का ये मतदान है और ऐसे में लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। हम पट्टन विधानसभा में मौजूद है, यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहाँ अभी भी यहाँ कतारें लगी हुई है। कुछ लोग वोट देकर के बाहर निकल गए हैं, तो अभी कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर मतदान भी करेंगे। आपने वोट डाल दिया? अभी डालेंगे? नहीं, अभी डालने जा रहा हूँ मैं। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ? जी बिल्कुल, जोश खरोश से लोग आ रहे हैं, मतलब पुराना सब कुछ साइड पे रखते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि खेती किसानी के टाइम में तो लोग सुबह जाकर के मतदान करके चले गए हैं, अभी ऐसी उम्मीद है कि अभी और लोग आएंगे वोट करने के लिए? जी देखिए, यहाँ पे सुबह से भीड़ होती है, तो कुछ लोग, मैं अपनी बात बताऊँगा, मैं रुका इसीलिए भीड़ में ना रुकना पड़े ज़्यादा देर, तो बस थोड़ा काम कर रहा था घर में, तो सीधा यहाँ चल के आया। तो देखिए, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे हर जगह देखने को मिल रही है जहाँ लोग पहुँच रहे हैं और अभी भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी चरण का मतदान है। और ऐसे में अगर हम पहले चरण की बात करें तो 61% से ज़्यादा मतदान हुआ, दूसरे चरण में 57% से ज़्यादा मतदान हुआ और तीसरे में भी यही संभावना जताई जा रही है कि जो 60% है उससे ज़्यादा मतदान होंगे। अभी यहाँ पर 1-2 करके लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मतदान जो है वो सुबह हो चुका है। जैसे कि आंकड़े भी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सुबह लोगों के आने का सिलसिला था, वोट करने का सिलसिला था, वो हो चुका है। और लोगों का एक ही बात साफ तौर पर यह कहना है कि 10 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हम उत्साहित होकर के इन चुनावों में न केवल मतदान कर रहे हैं, बल्कि दूसरों से भी वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप भी घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि आज जिन सीटों पर मतदान हो रहे हैं वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, जो 8 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। 40 विधानसभा सीटें, जिसमें से कश्मीर क्षेत्र की, कश्मीर संभाग की 16 सीटें हैं, जम्मू संभाग की 24 सीटें हैं और यहाँ पर 16 सीटों के लिए जो रण छिड़ा हुआ है
उसमें जो मतदान है, जो भागीदारी है, वो लोगों की यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। और उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करिएगा। मीनाक्षी, जानिएगा किन मुद्दों को लेकर वो घर से बाहर निकले हैं। 10 साल बाद चुनाव है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वो अपना मत डालने वाले हैं। बिल्कुल प्रगति, देखिए हमने अभी उनसे बात की है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं और हम ऐसे में घर से बाहर निकल करके मतदान कर रहे हैं। सुबह क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है इसीलिए वो अभी आए हैं वोट करने के लिए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सुबह आकर के मतदान करना उचित समझते हैं क्योंकि उसके बाद यहाँ पर सेब तोड़ने का काम चल रहा है, अखरोट तोड़ने का काम चल रहा है, जो कि यहाँ पर मेन खेती होती है। अब मुख्य खेती के बीच में समय इसलिए भी निकालना है कि जाकर के मतदान करना है। लोगों का एक ही मुद्दा है और एक ही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक लंबे वक्त के बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो नुमाइंदे हैं, हमारी तरफ से जो प्रतिभागी जो कैंडिडेट है वो हमारे मुद्दों को रखें और इसलिए हम इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं बारामूला की विधानसभा सीटों के जहां पर पहले बायकॉट किया जाता था, लेकिन इस बार वहां पर भी तगड़ी वोटिंग देखने को मिल रही है। लोग इस बार बायकॉट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले भी ऐसा होता था जम्मू कश्मीर में कि दुकानों को, घरों को बंद कर दिया जाता था, वोटिंग के नाम पे बायकॉट होती थी, लेकिन इस बार लोगों ने दुकानों, घरों को बंद नहीं किया है। दुकानें बंद है, घर खुले हुए हैं, घर से लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और अपनी प्रतिभागिता जो है वो इन चुनावों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब शाम 6 बजे तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से पहले चरण में 61% वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 57% वोटिंग हुई थी, क्या इस बार ये 60% से ज्यादा होगी, क्योंकि ये 40 की 40 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर आने वाले 8 अक्टूबर को किसकी सरकार बनने वाली है, कौन है जो 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो लिखने वाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग निकले हैं। देखिए, हालांकि अभी यहाँ पर आपको कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर पहले ही वोट डाल करके जा चुके हैं और इसी के साथ कुछ और लोग अगर आते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बूथ खाली नज़र आ रहा है। सर, आप वोट देने के लिए आए हैं? वोट नहीं किया अभी आपने? नहीं, अभी नहीं थे। बाकी लोग सुबह करके चले गए ऐसा? सब बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर खुशी भी है और कहीं ना कहीं वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश के कहर की। दरभंगा जिले की सड़क नदी के कटाव के कारण ये टूट गया है। तो बिहार में बाढ़ और बारिश से हालात बेहाल हैं। लोगों को अपना घर, अपना गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बिहार के बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को राहत सामग्री यहां पर बांटी गई है हेलीकॉप्टर के जरिए। नाव के नाव लोग जो है अपना घर और गांव, अपने सामान के साथ जो जरूरी सामान है उसे लेकर लोग यहां से अलग हो रहे हैं, यानी कि अपने इलाकों, अपने गांव को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर चुका है, उनके खेतों में नदियां उफान पर हैं, तो हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। गंगा और कोसी नदी की अगर बात करें तो यहां लगातार खतरे के निशान के ऊपर नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तो राहत सामग्री हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है। पटना से हेलीकॉप्टर रवाना होने के आपको बता दें कई तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि पटना से यह हेलीकॉप्टर रवाना हुआ और इसमें राहत सामग्री है। लोगों को कुछ खाने पीने की जरूरतों का सामान है जो प्रशासन की ओर से यहां मुहैया करवाया जा रहा है। तो एक बार फिर से बाढ़ और बारिश की चपेट में बिहार की जनता आती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां सैकड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा है क्योंकि बाढ़ की वजह से वो अपने घरों में रह नहीं सकते। उनके खेत, उनकी फसल, सब कुछ इस समय बर्बाद हो चुकी है। तो लगातार प्रशासन की ओर से भी अब कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों से हटाया जा सके। और खास तौर पर गंगा नदी की बात करें या कोसी नदी की बात करें, नदियां उफान पर हैं। इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीर कर आगे बढ़ गया। कहते हैं प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है तो कहर बरपाती है। इंसानी बस्तियां तो छोड़िए, इंसानी जान पर भी आफत आ जाती है। नेपाल से बहकर आ रही आफत बिहार का शोक बनती जा रही है। क्रोध में गंडक और कोसी है,
बिहार गले तक डूब गया है। नेपाल तो डूबा ही डूबा, बिहार को भी नहीं छोड़ रहा है। उत्तर बिहार की स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी भयावह है। रास्ते डूबे हैं, घर डूबे हैं, पुल बहने के कगार पर है। या तो तैर कर जाइए या फिर नाव चलाइए। हालात बिगड़े हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा हैं। ये सुपौल है जहां चारों ओर पानी का प्रहार है। हर तरफ मझधार में फंसी जान है। बिहार में 56 साल बाद तबाही का ये मंजर दिखा। कोसी का ये सबसे रौद्र रूप है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं तो गांव तालाब बन चुके हैं। कि मैं अभी नदी में हूँ और नदी से दूर दराज इलाके ये सब देख रहे हैं आप कि इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और वही उसी एक रेस्क्यू बोट के साथ हम लोग बीच नदी में हैं। कुछ लोगों को गांव से, महिलाओं को देखिए, ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं और सबको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। आप लोग को बचा के लाया जा रहा है। किस गांव से आ रहे हैं आप? पंचगछिया से। पंचगछिया से। कितना दिन से फंसे हुए? 3-4 दिन से। 4 दिन से। क्या स्थिति हो गया? अचानक पानी कैसे आया? पानी बहुत आ गया। पानी बहुत आ गया था। पानी बहुत आ गया था, घर डूब गया। तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत थी खाने पीने की कुछ। मवेशी सब मवेशी वैसे पानी में बैठे। बिहार में बाढ़ का आलम ऐसा कि दरभंगा दरिया बन गया। पानी ने जब रास्ता बदला तो गांव का भूगोल ही बदल गया। उफनाई नदी और गांव का रास्ता अपने साथ बहाते हुए बस आगे निकल गई। ये देखिए, ये सड़क जो कि नदी के कटाव के कारण ये टूट गया है और ये सड़क यहाँ से करीब 100 मीटर से ऊपर 200 मीटर तक कट गया है, जिससे कि नदी का प्रवाह आप देख सकते हैं। और इधर मेरे दाहिनी ओर है कोसी नदी और दूसरी तरफ है कमला बलान नदी और ये जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीर कर आगे बढ़ गया और यहाँ रहना अभी खौफनाक है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी साल 2008 के बाद एक बार फिर से विकराल हुई। दरभंगा का मंजर भयावह है। बांध क्या टूटा, कई गांव में त्राहिमाम मच गया। कटाव के चलते 10 लाख लोग प्रभावित हैं तो कई गांव पानी में बस बहते नजर आए। लगभग अब 18 घंटे के करीब हो चुके हैं इस तटबंध को टूटे हुए और जल प्रवाह देखिए, ऐसा विकराल रूप ये दरभंगा जिले में है। और ऐसी त्रासदी, कोसी त्रासदी जो हुई थी 2008 में, उसी तरह का भयावह मंजर। गांव का गांव उधर देखिए, वो दूर दराज इलाके में गांव का गांव डूबा हुआ है। कई लोग लापता हैं। अभी किसी जान माल की क्षति की बात नहीं आई है। NDRF की टीम जो है पहुंची हुई है। ये देखिए, ब्रिज जो कनेक्ट करता है ये भी यहाँ पर डूबने के कगार पे है। नेपाल में भारी बारिश ने बिहार में जल प्रलय जैसे हालात बना दिए। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी, गंडक जैसी कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है और जिसकी वजह से बिहार के 13 जिले सीधा प्रभावित हैं। वहीं नेपाल में भी स्थिति भयावह है। शहर के शहर डूब गए। पानी अपने रास्ते पर आने वाले पुल, घर, इंसान, सब कुछ बहाता ले जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस पानी और प्रलय की चपेट में आए हैं। कई लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश और बाढ़ के चलते लैंडस्लाइड की भी संख्या बढ़ती जा रही है। नेपाल में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। लोग बेघर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि वहां की सरकार इस स्थिति से आखिर कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आप देख रहे थे, 2 रातें बड़ी अहम रही हैं क्योंकि लगातार बारिश हुई है जिसका असर साफ तौर पर नेपाल और बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई ऐसे इलाके जो जल प्रभावित बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई निरीक्षण किया इन इलाकों का, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने अधिकारियों से जानकारी भी जुटाई। क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, खाने पीने की क्या व्यवस्था की जा रही है, जो बेसिक सामग्री है क्या वो पहुंचाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने जानकारी जुटाई। ये तस्वीरें दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, नाव से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, घरों में पानी घुस गया है। और दूसरी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई निरीक्षण किया।